गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अपने आगे का टॉपिक है वो हम देखते हैं। जैसे कि टॉपिक का नाम लिखा है सक्रिय श्रेणी में मध्यम स्थित धातु का निष्कर्षण। यानी कि कल हमने जो सक्रिय श्रेणी देखी थी, सबसे अधिक क्रियाशील था वो मैंने आपको बताया था सोडियम पोटेशियम, सबसे कम गोल्ड सिल्वर, उस तरह से आपको बताया था। और मध्य की जो कुछ बात थी, यानी कि मध्य के अंदर जैसे आता है Zn, यानी कि Zn धातु का अगर निष्कर्षण करना है, अलग करना है, तो उसे आप कैसे करो उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Zn जिंक धातु की दो तरह की खनिज दी है। एक खनिज का नाम है जिंक सल्फाइड और दूसरी खनिज का नाम है जिंक कार्बोनेट। अब इसका निष्कर्षण करने के लिए बच्चों दो तरीके हैं, एक है वर्जन और एक है निस्तापन। वर्जन अभिक्रिया में क्या होता है, निस्तापन अभिक्रिया में क्या होता है, वो हम इसी एग्जाम्पल के आधार से देखते हैं बच्चों। और यह एग्जाम के अंदर एक नंबर के अंदर भी पूछा जा सकता है कि वर्जन यानी क्या, निस्तापन यानी क्या, इस तरह से सवाल आ सकता है। या फिर आपको ऐसा पूछ सकते हैं जिंक धातु का निष्कर्षण करके बताइए। यह 2 या 3 नंबर का सवाल हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। अब उसके बात करते हैं। सबसे पहले वर्जन की परिभाषा है, तो जो खनिज की अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, मैं क्या बोल रहा हूँ, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसे ताप दिया जाता है, गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब खनिज उसके धातु के ऑक्साइड में क्या हो जाती है, परिवर्तित होती है। इस अभिक्रिया को वर्जन कहा जाता है। दोबारा बोल देता हूँ, वर्जन यानी कि खनिज को, किसी धातु की खनिज को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, हवा के साथ, ऑक्सीजन यानी कि हवा, यानी कि किसी खनिज को अधिक मात्रा में हवा की उपस्थिति में, अधिक मात्रा की हवा की उपस्थिति में अगर गर्म करेंगे तो उस धातु के ऑक्साइड में वह परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसे वर्जन कहा जाता है। किसी खनिज यानी कि किसी धातु की खनिज, यानी जिंक धातु की अभी हम बात करें तो ये जिंक धातु की खनिज है, यानी कि किसी धातु की खनिज को अधिक मात्रा में हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर उस धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वर्जन कहा जाता है। यहाँ देखो जो धातु थी जिंक सल्फाइड, धातु क्या अंश थी अपनी जिंक, तो जिंक सल्फाइड का हमने किसमें बदल दिया बच्चों, ऑक्साइड में परिवर्तन कर दिया। ऑक्साइड में परिवर्तन कर दिया, इसमें क्या आ गया Zn। 9वीं कक्षा में आवेश आया था, Zn का बच्चों आवेश होता है 2+, ऑक्सीजन का आवेश होता है 2-, दोनों का जोड़ 0 है, इसलिए कोई गुणा बराबर करने की आवश्यकता नहीं। और 9वीं कक्षा में ऐसे आपको सिखाया होगा। अब दूसरा क्या बनेगा बच्चों, ध्यान देना है। तो ये सल्फर और ऑक्सीजन साथ में जुड़कर क्या बना जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। अब अभिक्रिया को संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए बच्चों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ दोनों जगह पे ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे आगे में क्या रखता हूँ, 3 रखता हूँ। क्या रखता हूँ, 3, तो 6 ऑक्सीजन हुए। 6 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, 2। यहाँ 2 रखूँगा तो यहाँ पे भी सल्फर 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 2। अब देखिए ये 2 और ये 4, 6 ऑक्सीजन हो गए कि नहीं हो गए। अभिक्रिया क्या हो गई बच्चों, संतुलित हो गई। यानी कि जिंक सल्फाइड की अधिक मात्रा में हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर जिंक का ऑक्साइड बनने की अभिक्रिया को मंजन कहा जाता है। अब ऐसे एक और है जिंक कार्बोनेट, उसका निस्तापन। अब जिंक कार्बोनेट का यही सूत्र कैसे आया बच्चों, तो आपको मालूम है Zn का आवेश बच्चों क्या होता है 2+, कार्बोनेट का आवेश बच्चों क्या होता है 2-, दोनों का जोड़ करो 0, इसलिए जिंक कार्बोनेट। लेकिन अगर एल्यूमिनियम कार्बोनेट होता, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, एल्यूमिनियम कार्बोनेट होता, तो एल्यूमिनियम का आवेश क्या होता बच्चों 3+, क्या होता 3+, क्या जोड़ 0 हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे क्रॉस गुणा। तो क्रॉस गुणा में Al को कितने से गुणा करने का, 2 से, CO3 को कितने से गुणा करने का, 3 से। ऐसा आपको 9वीं कक्षा में सिखाया गया था और 10वीं में भी शुरुआत के चक्कर में ऐसा आपको सबने सिखाया होगा, और इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि आपको ऐसे यूनिट बनाने आते होंगे, और ना आते हो तो 9वीं कक्षा के अंदर पेज नंबर 42
और पेज नंबर 58 के 2 कोष्टक दिए वह तैयार कर दो और पेज नंबर 42 के आधार से ही वह कंप्लीट हो सकता है। अब जिंक कार्बोनेट हम जिंक ही क्यों लिया, एल्यूमिनियम क्यों लिया, क्योंकि हमें निष्कर्षण किसका करना है, Zn का। किसका करना है बच्चों, Zn का। इसलिए अब जिंक कार्बोनेट की, अब यहाँ ध्यान देना, हम क्या करेंगे निस्तापन की। अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात किसी कर रहा हूँ, निस्तापन। तो निस्तापन में क्या है, खनिज को सीमित मात्रा में हवा की उपस्थिति में गर्म करें। खनिज को सीमित मात्रा में हवा की उपस्थिति में हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने को मैंने क्या लिखा है, तापमान। यानी देख लो सीमित मात्रा से बोल, यहाँ पे हवा की मात्रा क्या थी, अधिक। यहाँ पे अगर वर्जन होगा तो हवा की मात्रा क्या होगी, अधिक, और निस्तापन होगा तो हवा की मात्रा क्या होगी, सीमित। सीमित मात्रा में जब आप गर्म करोगे तो उसी के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। यानी Zn का ऑक्साइड ZnO और दूसरा CO3 था, इसलिए क्या बन जाएगा बच्चों, CO2। क्या बनेगा, यानी ZnCO3 में से एक ऑक्सीजन ईंधन का आएगा उस तरह, और क्या बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये हुआ निस्तापन। दोनों परिभाषा साथ में बोल देता हूँ। खनिज की अधिक मात्रा में हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर उस धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वर्जन कहा जाता है। खनिज की सीमित मात्रा में हवा की सीमित मात्रा में गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित होने की घटना को निस्तापन कहा जाता है। एक चीज बच्चों आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब भी इस तरह से सल्फर और यहाँ ऑक्सीजन आ जाए तो ध्यान रखिएगा SO3 ही ज़्यादातर बनेगा, और जब भी CO3 हो और उस तरह से ऑक्साइड बनाना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। ज़्यादातर अभिक्रिया में ऐसा ही होता है। अब हम क्या करें, अब देख सकते हो, अब ये क्या हमने बना दिया, ये वर्जन और निस्तापन से हमने धातु का ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, धातु का ऑक्साइड Zn। क्या बना दिया, जिंक ऑक्साइड। अब ये जिंक ऑक्साइड की अब आगे हमें अपचयन करना है। क्या करना है, अपचयन। जिंक ऑक्साइड का क्या करेंगे, अपचयन। इसका हम अपचयन करेंगे, और अपचयन करने के लिए ये क्या है, अपचायक। अपचयन करने के लिए कौन है, अपचायक है। यानी कार्बन के साथ जब इसकी अभिक्रिया करेंगे, कार्बन के साथ जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया करेंगे तो अपचायक का गुण कौन दर्शाएगा, कार्बन दर्शाएगा। और ये धातु के ऑक्साइड में से धातु को क्या कर देगा, अलग कर देगा, और क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अपने आगे के चैप्टर में पढ़े थे, इसका क्या हुआ, अपचयन। अपचयन हुआ, ये कैसे पता चलेगा, या तो हाइड्रोजन जुड़े या तो ऑक्सीजन दूर हो, जिससे हमें पता चलेगा कि इसका अपचयन हुआ। तो आप देख सकते हो ZnO में से अब क्या बन गया, Zn बना। यानी ऑक्सीजन क्या हुआ, दूर हुआ। ऑक्सीजन दूर हुए को इसको हम क्या कहेंगे, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ। जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ बच्चों, अपचयन हुआ, और अपचयन होकर हमें धातु प्राप्त हुआ। तो हमारा जो टॉपिक था सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण, तो ये मध्य में स्थित जिंक धातु थी, उसका हमने क्या कर दिया, निष्कर्षण अलग कर दिया। इस तरह से हम करते हैं। यानी पहले आपको उसको खनिज को उसके ऑक्साइड में बदल देना है। ऑक्साइड में बदल देने के बाद उसके अपचायक, जैसे कि कार्बन अपचायक है, वैसे उसके साथ अभिक्रिया करोगे तो धातु में। क्या केवल कार्बन के साथ ही कर सकते हैं, ऐसा सवाल भी हो सकता है। क्या हम ऑक्साइड, किसी धातु का ऑक्साइड होगा, उसका निष्कर्षण करने के लिए क्या केवल कार्बन ही इस्तेमाल होगा? नहीं बच्चों, कार्बन भी होता है, और साथ में बच्चों ध्यान दो, कार्बन का तो होता ही है, कार्बन अपचायक के तौर पर होता है, लेकिन यहाँ पे एक और, जैसे मैंने लिखा है, कार्बन जैसे ही जो अधिक क्रियाशील धातु है, जो अधिक क्रियाशील धातु है, वह भी कार्बन जैसा गुण दर्शाता है। कार्बन जैसा अपचायक का गुण कौन दर्शाता है? कार्बन जैसा अपचायक का गुण कौन दर्शाता है? तो जो अधिक क्रियाशील धातु है वह। अब अधिक क्रियाशील धातु कौन है बच्चों? तो उसकी मैं बात कर देता हूँ। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, यह सारी धातु अधिक क्रियाशील। यह सारी धातु क्या है? अधिक क्रियाशील। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये धातु का ऑक्साइड, ये दोनों धातु के क्या है बच्चों? ऑक्साइड है। अब धातु के ऑक्साइड की हम अपचायक के तौर पे किसको हमने लिया? अभी हमने कार्बन को लिया था। अब कार्बन जैसा हमने क्या लिया? अधिक क्रियाशील धातु। क्या ले ली? अधिक क्रियाशील धातु। यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया करना, विस्थापन अभिक्रिया करेंगे हम। यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया करेंगे?
विस्थापन अभिक्रिया करेंगे, जो भी आगे आपको आ चुका। यहाँ पे इन दोनों में हम विस्थापन अभिक्रिया में क्या करना है, जैसे ये खनिज है, ये दोनों क्या है, खनिज थे, खनिज का जो धातु का ऑक्साइड था, धातु के ऑक्साइड का एल्यूमिनियम कौन से तौर पे आएगा, अपचाय, कैसे आएगा, अपचाय। तो ये अपचाय है तो इसका क्या करेगा, अपचयन करवाएगा, इसका क्या करेगा, अपचयन करेगा, यानी कि जो धातु का ऑक्साइड का क्या होगा, अपचयन यानी उसमें से ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों, दूर होगा। तो ये जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्साइड बनेगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, Al2O3, उसका सूत्र है। अब Al2O3 कैसे आया, तो वो मैं आपको बच्चों समझा देता हूँ। एल्यूमिनियम का क्या होता है बच्चों, 3+, एल्यूमिनियम का बच्चों क्या होता है, 3+। ऑक्सीजन का आवेश कितना होता है बच्चों, 2-। अब देख सकते हो क्या 3+ और 2- का जोड़ 0 होगा, नहीं होगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा। तो A को कितने से गुणा किया, 2 से, ऑक्सीजन को कितने से गुणा किया, 3 से। इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O3 आया। बच्चों समझ में आया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O3 कैसे आया, हमने क्रॉस गुणा करने वाली मेथड दर्शा। अब प्लस क्या आएगा, M, प्लस क्या आएगा। अब अभिक्रिया को हमें अगर संतुलित करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 है और यहाँ पे 2, अगर इस तरह से हो तो यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, 3 रखूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 आ जाए, तो 6 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गई, 6 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गई। अब Mn कितने हैं, 3, तो यहाँ पे Mn में कितना ले आता हूँ, 3। अब एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हो गए, 4, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम में बच्चों कितने ले आता हूँ, 4। सबसे पहले किसको संतुलित करो, जो ऑक्वर्ड है उसको। तो मैंने ऑक्सीजन को संतुलित किया, उस तरह से आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, उस तरह से कर सकते। वैसे ही आयरन ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है, ये धातु का ऑक्साइड है, उसमें समय धातु अलग करनी है। अब चाय का गुण कौन दर्शाएगा, वैसे ही एल्यूमिनियम। तो अब पहले हम क्या लिख देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो अब चाय का गुण दर्शाता है उसको ऑक्साइड में बदल देंगे, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का सूत्र Al2O, और Fe क्या हो जाएगा, Fe क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यहाँ पे कितने हैं, 3, तो उसको तो अलग, अब तो ऑक्सीजन सेट है तो फिर अपने किसी को सेट करने की आवश्यकता नहीं है। Fe कितने हैं, 2, तो यहाँ Fe का आगे क्या लिख देता हूँ, 2 लिखता हूँ। L कितने हैं, 2, तो यहाँ पे आगे क्या लिख देता हूँ। अभिक्रिया क्या हो गई सर, यानी कहने का तात्पर्य जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड का अपचयन करने के लिए अपचाय के तौर पे कौन होता है, कार्बन, वैसे ही जो अधिक क्रियाशील धातु है वो भी अपचाय के तौर पे कार्य करती है। यह जो अपना टॉपिक था यहाँ पे उसका कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके आगे का एक और टॉपिक देखते हैं, अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण उनके क्लोराइड का विद्युत अपघटन से किया जाता है। क्यों अगर अधिक क्रियाशील है तो ऐसे क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको आगे ही बच्चों मैंने बता दिया था, अगर सोडियम और पोटेशियम या क्लोरीन, मैग्नीशियम ऐसी जो धातु होती है, जब उनको आप हवा में खुला छोड़, जैसे कि सोडियम को हवा में खुला छोड़ देते तब उसमें क्या लग जाती है बच्चों, आग लग जाती है। हवा के साथ अभिक्रिया करके उसमें क्या लग जाती है, आग लग, तो उनको इस तरह से हवा के संपर्क में लाया जाता नहीं। ध्यान दो बच्चों, मैं क्यों विद्युत अपघटन की बात कर रहा हूँ, मैं अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण करने के लिए क्यों विद्युत अपघटन की बात कर रहा हूँ, ये पहले समझो। ये जो अभी समझा उस तरह से क्यों नहीं होता है वो समझो। अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण क्यों इस तरह से भंजन या निस्तापन से नहीं होता है, क्यों विद्युत अपघटन से ही होता है, क्योंकि भंजन और निस्तापन में क्या होती है, हवा की उपस्थिति होती है, हवा की क्या होती है, उपस्थिति होती है। और अधिक क्रियाशील धातु जो होती है हवा की उपस्थिति में तो अभिक्रिया करने लग जाती है, जलने लगती है। इसीलिए बच्चों उसके अंदर हम भंजन से नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ विद्युत अपघटन से अपने कर सकते हैं। विद्युत अपघटन में अब हम कैसे करेंगे वह हम देख लें। जैसे कि मान लो यह हमने एक पात्र रखा है, पात्र के अंदर गलित अवस्था, गलित यानी कि द्रवीय अवस्था में नमक का पानी, नमक का पानी जैसे अपने समुद्र तट पे होता है वैसे ही नमक का पानी। अब ऐसा कौन कौन सा ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी ये मैग्नीशियम क्लोराइड अधिक क्रियाशील धातु का, उनके क्लोराइड अधिक क्रियाशील कौन सी है, सोडियम, तो उनके क्लोराइड
अधिक क्रियाशील कौन है? पोटेशियम। उनके क्लोराइड तो KCl, MgCl। तो यहाँ पे NaCl लिखा है, MgCl क्यों लिखा वो भी बच्चों आपको समझाया था। Mg का आवेश बच्चों कितना होता है? 2+। Cl का आवेश क्या होता है बच्चों? 1 - का, दोनों का जोड़ 0 हुआ नहीं। क्रॉस गुणा करेंगे, Mg को कितने से गुणा करेंगे? 1। Cl को कितने से गुणा करेंगे? 2 से। 2 से कर दिया बच्चों। इस तरह से MgCl2 सूत्र बनेगा। यहाँ पे KCl में K+1 Cl-1 क्रॉस गुणा करने की बात आएगी। यानी इस तरह से आपका द्रवित अवस्था में उसका विघटन करेंगे। यहाँ पे दो छड़ आएगी, एनोड और कैथोड। यह एनोड की छड़ होगी और यह कैथोड की छड़ होगी। छड़ ग्रेफाइट की रख सकते हैं अपने। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रखा है। यहाँ पे विद्युत की धारा हम क्या करेंगे बच्चों? प्रसार करेंगे। विद्युत की धारा हम क्या करेंगे? प्रसार। जब विद्युत की धारा प्रसार करोगे तो एनोड और कैथोड के कौन कौन से एनोड और कौन कौन सी धातुएं उपस्थित होगी उसकी बात करें तो NaCl जो होता है वह द्रवित अवस्था में बच्चों इस तरह से होगा। अब ध्यान दीजिएगा, Na+ और Cl-। Na+ और Cl-। इस तरह से आयन स्वरूप में। एक चीज आप ध्यान में रखिए बच्चों, एनोड का ऑक्सीडेशन का यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पर रिडक्शन ही होगा। अब ऑक्सीडेशन यानी कि क्या? ऑक्सीडेशन की परिभाषा आप जानते हो। ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन दूर होगा, ऐसा आप सुनते थे ना। ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन दूर होगा। अब मैं उसके साथ साथ एक और चीज बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन दूर होगा, इलेक्ट्रॉन भी दूर होगा। बच्चों क्या बता रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन भी दूर होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दूर करने के लिए मेरे हिस्से में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो दूर करने के लिए पहले मेरे हिस्से में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर हिस्से में ही इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैं दूर कैसे करूँगा बच्चों? बात समझ रहे हो मेरी? अगर मुझे इलेक्ट्रॉन दूर करना है तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो मैं दूर कर पाऊंगा नहीं। तो हम देखेंगे कि पात्रक के अंदर एक Na+ है और एक Cl- है। किसके पास इलेक्ट्रॉन प्लस? उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन कम है। Cl- माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्लस का मतलब कम है। जब इलेक्ट्रॉन दान कर देते हो तब प्लस आता है और जब आपके पास इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया गया हो तब माइनस चिन्ह आता है। ऐसा आपको समझाया। यानी कि Cl- के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जो भी माइनस लिखा हो उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। तो अब ज्यादा इसलिए दान नहीं करेगा। कौन करेगा? Cl-। और अभी कहा कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन दान। यानी कि एनोड पर ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन दान करना पड़ेगा। और दान कौन करेगा इन दोनों में से? जिसके पास है वो तो है किसके पास? Cl। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? Cl-। ध्यान देना बच्चों, Cl-। Cl- लिखा। अब यह जो Cl- है वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दान करेगा। तो बचेगा क्या? Cl। अब यहाँ पे दो में लिख देता हूँ तो यहाँ पे Cl हो जाएगा +2 यानी कि एक Cl एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, दो Cl दो इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो ये 2 Cl क्लोरीन आयन 2 इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद क्या बन गया? Cl2 गैस बन जाती। और कैथोड पर क्या आएगा बच्चों? अब ये दो लिया, दो में क्या लेता हूँ? Na+। क्या लेता हूँ? अब देखो ऑक्सीडेशन एनोड पर ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन दान करते हैं तो कैथोड रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? हम प्राप्त करते हैं। रिडक्शन यानी कि अपचयन, जो हम हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर और अपचयन को इंग्लिश के अंदर रिडक्शन। यानी अपचयन करेंगे कैथोड पर। जब अपचयन करेंगे तो ये Na+ ये 2 इलेक्ट्रॉन जब प्राप्त कर लेगा वो, यानी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। वही कैथोड पर जो 2 इलेक्ट्रॉन जब वो प्राप्त कर देगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है और ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर देता है तो क्या बन जाएगा? सोडियम। और इस तरह से आपने क्या प्राप्त कर ली? अपनी अधिक क्रियाशील धातु। किस तरह से? विद्युत अपघटन से। यानी कि जब अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण करना हो, अलग करना हो तो विद्युत अपघटन का करते हैं। जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड का लवण लिया, विद्युत अपघटन किया तो एनोड पर
हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हुई और कैथोड के ऊपर हमें सोडियम धातु प्राप्त होती। आशा रखता हूँ यह जो टॉपिक आपको समझ में आएगा किस तरह से एनोड पर। एक सिंपल सी बात ध्यान में रखो, एनोड का ऑक्सीडेशन का यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन दूर होगा, इलेक्ट्रॉन दूर होगा। अब इलेक्ट्रॉन दूर करने के लिए मेरे पास पहले होने चाहिए, मेरे पास यानी कि या तो Na+ या तो Cl- के पास, तो अधिक Cl- के पास था। हमें कैसे पता चला Cl- के पास अधिक है? माइनस चिन्ह लगाया, इससे हमें पता चल गया कि इसके पास अधिक है तो उसको एनोड पर ले गया, कम था तो उसको मैं कैथोड पर ले गया। और यहाँ पे अधिक था तो उतने इलेक्ट्रॉन हमने दान कर दिए और यहाँ कम था तो उतने इलेक्ट्रॉन हमने प्राप्त कर। इस तरह से एनोड पर क्लोरीन गैस मिलती है और कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है। यह हमने अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण कर दिया। आशा रखता हूँ यह जो टॉपिक समझ में आया होगा और उसके आगे हम देखेंगे। स्टूडेंट जो हमारा जो आगे का जो टॉपिक है वह है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं जो आप जानते हो बच्चों। संक्षारण यानी कि धातु के ऊपर जंग लगने की जो अभिक्रिया होती है, घटना होती है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपके सामने कुछ धातु रखी है, जैसे आप सब जानते हो, जैसे लोहे के ऊपर, लोहे की जो हमारी जो खिड़कियाँ होती है, जो हमारे दरवाजे होते हैं, उनके ऊपर भूरे रंग की जंग लग जाती है। अब ये जंग कैसे लगती है बच्चों? तो जब हमारी धातु व हवा के संपर्क में होती है, तब हवा के अंदर जो नमी होती है, हवा के अंदर जो नमी होती है, उस नमी के कारण उसके अंदर जंग लगती है। जैसे कि अंदर लोहे के अंदर भूरे रंग की परत आपको दिखती है, उसका वो जो जंग है उसका सूत्र भी मैंने लिखा है यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। वैसी ही घटना हमें सिल्वर के अंदर भी दिखाई देती है। जैसे हम चांदी की अगर कोई चीज़ पहनते हैं तो वो कुछ समय के पश्चात वो काली पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है बच्चों? काली पड़ जाती है। काली क्यों पड़ती है? क्योंकि चांदी के अंदर जंग लगता है और जंग कहाँ से लगा? वह हवा की उपस्थिति में होने के कारण उसमें जंग लगता है। आप देखोगे आपके घर पे लाओगे तो चांदी में जंग लगता है, लेकिन अगर उसको बिल्कुल हवा चुस्त तरीके से अगर हम बंद रखें, अगर शुद्ध चांदी हो तो उसमें जंग लगेगी नहीं। अब यहाँ पे जो चांदी के ऊपर जो जंग लग रही है बच्चों, उसका जो रंग कैसा पड़ जाता है? काला। और जो जंग होता है उसका जो सल्फाइड के तौर पे आता है, सिल्वर सल्फाइड, यानी कि जो चांदी की जो जंग होती है उसका सूत्र क्या होगा बच्चों? सिल्वर सल्फाइड। वैसे कॉपर की बात करते हैं, वैसे हम किसकी बात करते हैं? कॉपर। तो कॉपर में आपने देखा होगा थोड़े बहुत, अगर जो अपने तांबे के जो बर्तन होते हैं तांबे के, उसमें कुछ स्पॉट आ जाते हैं, हवा में खुला रखने से उनके ऊपर कुछ स्पॉट आ जाते हैं। और स्पॉट कौन से रंग के हैं? भूरे रंग के होते हैं। और वो जो उनकी जो जंग होता है उसका जो सूत्र होता है वह कॉपर कार्बोनेट। कौन सा सूत्र लिखा है मैंने? कॉपर कार्बोनेट सूत्र जो उस जंग का होता है। यानी मैंने तीन तरह के बात, सिल्वर होगा तो सिल्वर सल्फाइड जंग के तौर पर होगा, कॉपर का अगर बर्तन होगा आपके पास तो कॉपर कार्बोनेट के तौर पर उसके ऊपर जंग लगेगी। अगर आयरन होगा तो आयरन ऑक्साइड के तौर पे उसके ऊपर जंग लगेगी। अब किस तरह से जंग लगती है, क्यों लगती है, उसका एक प्रयोग क्रियाकल्पना 3.14 के अंदर आपको दिया है। किताब के अंदर 3.14 के अंदर बच्चों दिया है। पूरी क्रियाकल्पना पढ़ो, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहली क्रियाकल्पना में आप देखोगे तो दो खिल, तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर तीन तीन खिल रखे हैं। अब पहली जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर आधा पानी भरा है और आधी हवा रखी है। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भरा है, पानी के ऊपर उन्होंने क्या डाला है? तेल डाला है। अब तेल क्यों डाला? क्योंकि जो बाहर की जो हवा वो पानी के संपर्क में न आए, इसलिए बाहर की जो हवा वह पानी के संपर्क में न आए, इसके लिए उन्होंने उसके ऊपर क्या डाला है बच्चों? तेल डाला है। और तीसरे टेस्ट ट्यूब में उसमें केवल और केवल क्या है बच्चों? हवा, शुष्क हवा। अब इन तीनों टेस्ट ट्यूब में से कौन सी टेस्ट ट्यूब की खील को जंग लगेगी, ऐसा आपको प्रश्न पूछा है। तो जो ए वाली टेस्ट ट्यूब है उसी को जंग लगेगी। क्यों? क्योंकि वह पानी के भी संपर्क में और हवा के भी संपर्क में। यानी ऐसा समझो बच्चों, जब धातु पर जंग लगती है उसका तात्पर्य यह निकलता है कि वह पानी और हवा दोनों के संपर्क में रहने के कारण ही उसमें जंग लगती है। यहाँ आप देख सकते हो, यह जो खील है उसको पानी में ही भिगो के रखा, लेकिन फिर भी जंग लगी नहीं। क्यों? कि वह केवल और केवल पानी के संपर्क में था। और यह प्रयोग घर पे भी आप कर सकते हो, यह प्रयोग आप घर पे भी कर सकते हो। घर पे आपको क्या करना है? टेस्ट ट्यूब अगर ना हो तो कोई ऐसा पात्र लो
जिसके अंदर आपको 3 खिल रख देनी। पहले जो पात्र हो उसके ऊपर पानी में खिल डाल दो, हवा खुला रख दो। दूसरा जो पात्र है उसके अंदर आप खिल डालो और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दो, जिससे कि बाहर की हवा पानी के संपर्क में ना आए, तो तेल ऊपर रहेगा। तीसरा पात्र को हवा चुस्त तरीके से उस तरह, तीनों को हवा चुस्त तरीके से बंद रखो, फिर देखो क्या होता है। दूसरे और तीसरे पात्र में जंग लगेगी नहीं, पहले पात्र में लगा। अब यहाँ तीसरे पात्र में क्यों नहीं, केवल हवा के संपर्क में था, पानी के संपर्क में। अब हवा में भी देखो बच्चों एक शब्द लिखा है शुष्क हवा। क्या लिखा है? शुष्क हवा। जो हमारे वातावरण में जो हवा होती है वो शुष्क हवा नहीं होती, उसमें पानी की नमी होती है। वातावरण में जो हवा होती है उसमें पानी की भी नमी होती है, इसलिए वह शुष्क हवा मानी जाती नहीं है। यानी कि अगर शुष्क हवा के संपर्क में होगा तो भी जंग लगेगी नहीं, केवल और केवल पानी के भी संपर्क में रहेगा तो भी हवा जंग लगेगी नहीं। हाँ, अगर पानी और हवा के संपर्क में रहेगा तभी जंग लगे। आपको इस तरह से हम बता सकते हैं। अब ये जो क्रियाकल्पना आपको समझ में आ गई होगी, यानी ये जंग कैसे लगता है वह चीज़ आपको हमने बताई। जंग किस तरह से लगती है वह चीज़ आपको बताई, और जंग लगने के लिए जो अभी किस तरह से, अगर आयरन होगा तो आयरन का जंग का सूत्र Fe2O3, अगर सिल्वर होगा काली पड़ जाएगी Ag सल्फाइड, अगर कॉपर होगा तो कॉपर कार्बन। अब ये तो जंग लगने वाली बात है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं संक्षारण के लिए सुरक्षा, यानी कि जंग ना लगे उसके लिए हम क्या करें। तो उसके कुछ पॉइंट के, जैसे पेंट करना। आप देख सकते हो हमारे जो जितने भी दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, उनके ऊपर हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। पेंट क्यों करते हैं? जिससे कि उसके ऊपर जंग ना लगे। तेल लगा, आप देख सकते हो कि अपने जो गाड़ी के बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं उसमें हम ऑयल लगाते, ग्रीस लगाते, तेल लगाते, क्यों? जंग ना लगे इसलिए। फिर आगे कहा ग्रीस लगा, अपनी गाड़ी के बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ ग्रीस लगाया जाता है, जहाँ पे अपने पेन या ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते वहाँ पे ग्रीस लगाया जाता है। यशद लेपन, यशद लेपन यानी कि क्या? तो जो लोहा होता है बच्चों, जो लोहा होता है उसके अंदर जिंक धातु, जस्ता जिंक धातु को मिलाया जाता है और इस क्रिया को यशद लेपन कहते हैं। यानी कि हम देखते हैं हमारे आसपास में ऐसी बहुत सी जो चीज़ें हैं जिसके जो लोहे की इस्तेमाल होती है, जैसे अपने जो पत्रे होते हैं, पत्रों के ऊपर जो अपने जो पत्रे होते हैं, उस पत्रों के ऊपर अपने देखेंगे अपने छत के ऊपर जो पत्रे होते हैं वो लोहे के होते हैं, लेकिन उन लोहों के अंदर, लोहे के अंदर हम जिंक जस्ता मिला देते हैं। जस्ता मिलाने के बाद उसको क्या कहा जाता है? यशद लेपन कर। और उसको आप देखोगे जंग नहीं लगती है। अपने खिड़की दरवाजे को जंग लग जाएगी लेकिन उसको जंग नहीं लगती। वो तो 2400 घंटे खुले होते हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं? क्योंकि उनके अंदर जो लोहे के साथ जिंक जड़ेन धातु मिलाई जाती है इसलिए। वैसे क्रोमियम का भी लेपन किया जाता है। वैसे एनोडीकरण और मिश्र धातु, मिश्र धातु की हम चर्चा करेंगे। एनोडीकरण यानी कि उसको एनोड के तौर पर काट दिए। यशद लेपन में भी जो जड़ेन है उसको एनोड बनाया। ये आगे के जब अभ्यास करेंगे तब इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मिश्र धातु यानी क्या? तो बच्चों मिश्र धातु की मैं बात करता हूँ। धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है और उसके अंदर दूसरी धातु मिलाई जाती है। यानी कि जैसे लोहा है उसको गलित अवस्था में लाया जाएगा, सामने जिंक को भी गलित अवस्था में लाया जाएगा और दोनों को मिलाया जाएगा। यह दोनों धातु को जब मिलाने की बात होती है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। ऐसा दो या दो से अधिक धातु को गलित अवस्था में लाकर उनको मिश्र किया। अब गलित अवस्था में कौन कौन से? तो दोनों के गुण समान जैसे दर्शा रहे उस तरह से। अब जब मिश्र धातु बन जाती है बच्चों, तब ध्यान देने वाली, तब वो अपने पुराने गुणधर्म खोकर नए गुणधर्म प्राप्त करते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जब मिश्र धातु करते हैं तो उसके कई गुण ऐसे होते हैं जो पुराने को छोड़कर नए प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से भी हमें कई बार देखने को मिलता है। उसकी हम आगे बात करेंगे। जो मिश्र धातु है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा है कॉपर और टिन। कॉपर ऐसी जो धातु है कि जो विद्युत की क्या होती है? सुवाहक होती है। विद्युत की क्या होती है? सुवाहक। लेकिन जब उसकी मिश्र धातु बन जाती है इसके साथ, टिन के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कांसा। और वह विद्युत की कुचालक होती है। वह विद्युत की क्या होती है? कुचालक। वरना कॉपर तो विद्युत का सुचालक, यानी उसने अपना गुण पहले से क्या कर दिया बच्चों? बदल दिया। अब वैसे अगर लेड और टिन, अगर उन दोनों की अगर हम मिश्र धातु बनेंगे तो उसे क्या कहेंगे? सोल्डर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? सोल्डर। जो वेल्डिंग करने का काम होता है इसके अंदर इसका उपयोग करते हैं। जो अपने
लोहे की चीज का जो वेल्डिंग करने का जो काम होता है, सोल्डरिंग करने का काम होता है, इसमें यह इसका उपयोग होता है। और यह विद्युत की चालक है। देख सकते हो दोनों में टी है। यहाँ कॉपर था, कॉपर भी सुचालक है, फिर भी वह विद्युत का कुचालक है। वैसे एक और चीज है कॉपर और जिंक, अगर दोनों का जब मिश्रण करते हो तो बनता है पित्तल। पित्तल के बर्तन अपने घर पे बहुत से होते हैं बच्चों, यानी कॉपर और जिंक का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, पित्तल कहते हैं। और यह जो लिखा है वो 1 नंबर के सवाल के अंदर भी आ सकता है। फिर आपको 3 के आयरन, निकल और क्रोम, अगर इन तीनों की जो मिश्र धातु उसे क्या कहते हैं, स्टेनलेस। जो अपने स्टील के जो बर्तन होते हैं वो उनमें जंग लगती नहीं है, यानी कि इस तरह के बहुत से मिश्र धातु, मैंने मिश्र धातु के भी उदाहरण बताया। अब आयरन जो होता है, हमारा जो आयरन होता है उसकी अगर जो मैं बात करूँ बच्चों, जो हमारे सामने जो आयरन होता है वो शुद्ध आयरन जो होता है वो थोड़ा सा नरम होता है। शुद्ध आयरन थोड़ा सा क्या होता है, नरम होता है। और उसको कठोर बनाने के, आप देखो आयरन को तोड़ो, लोहे की चीज को तोड़ो, नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी, बहुत कठोर है। तो वो कठोर करने के लिए जो शुद्ध आयरन होता है थोड़ा सा नरम होता है, उसे कठोर बनाने के लिए उसको पिघलित करके, उसको पिघलित यानी गलित करके उसके लिए 0.05% कार्बन मिलाया जाता है। 0.05% कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन मिलाने के बाद वह कठोर बन जाता है। कौन, लोहा। इस तरह से लोहे की बना हुआ, यानी कि ये संक्षारण की सुरक्षा की बात थी। ये इस तरह से हम लोहे को जंग लगाने से या किसी भी धातु को जंग लगाने से बचा सकते हैं और मिश्र धातु कर सकते हैं। और मिश्र धातु किस तरह से बनती है, ये 4 में से कोई एक आपको एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यह जो सारी जो मिश्र धातु है उसके बारे में बताया। जैसे कॉपर थी, उसने अपने पुराने गुण खोकर मिश्र धातु अपने नए गुण प्राप्त किए। यह मिश्र धातु की एक जो बात है, यानी इस तरह से संक्षारण किसे कहते हैं वो टॉपिक अपना समझ में आ गया। संक्षारण से बचने के लिए क्या करना चाहिए वो भी मैंने आपको समझाया। और जो मिश्र धातु की बात की, तो मिश्र धातु किससे बनती है वो भी मैंने बताया। उसमें इम्पोर्टेंट बात है, मिश्र धातु बनने के बाद वो अपने पुराने गुण खो देते। जो लोहा होता है, लोहा कठोर कैसे बनाया जाता है, यह अगर सवाल आ जाए तो लोहे के अंदर, गलित अवस्था के लोहे के अंदर 0.05% कार्बन मिलाने पर वह क्या होता है, कठोर बनाया जाता है। आशा रखता हूँ यहाँ पे जो संक्षारण का जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वह हम बाद में